वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। देखिए ऑप्टिक्स जो है ये वो ब्रांच है जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकाश के बारे में। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहां हम प्रकाश को डिस्कस करते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं इसको। तो प्रकाशिकी में दो सेक्शंस आते हैं, एक आता है रे ऑप्टिक्स और एक आता है वेव ऑप्टिक्स। मतलब हम एक जगह प्रकाश को कण मान करके पढ़ते हैं और एक चैप्टर में हम प्रकाश को तरंग मान करके पढ़ते हैं। जब हम प्रकाश को कण मान के पढ़ते हैं तो वो बनता है रे ऑप्टिक्स। इसको हम बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और जब हम प्रकाश को तरंग मान के पढ़ते हैं तो चैप्टर बनता है वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। अगर प्रकाश को आपने कण माना है तो यहां हम एक चीज मान करके चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, उसको हम किरण कहते हैं। इंग्लिश में रे कहते हैं, इसलिए ऑप्टिक्स का नाम हो गया रे ऑप्टिक्स। वैसे इस चैप्टर की शुरुआत परावर्तन से होती है, परंतु अभी आपके इस सेशन में परावर्तन कोर्स से हटा दिया गया है, केवल अपवर्तन है। इसलिए हम इस चैप्टर को आज अपवर्तन से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो कि परावर्तन को पढ़ना है, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको परावर्तन को पढ़ना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। उस लिंक के अंदर पूरा चैप्टर परावर्तन से स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी बच्चा जेईई का एस्पिरेंट है, नीट का एस्पिरेंट है, उसको वहां से पढ़ाई करनी चाहिए और वहां से अपना लेक्चर कंप्लीट करके रखना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोर्स नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है बहुत डिटेल के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परावर्तन पढ़ सकते हैं। अपवर्तन में आपको यहां से पढ़ा ही रहा हूं। क्लियर है बेटा? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्लास 10th में आपने जो कुछ भी पढ़ा था आज उसको आप और डिटेल में समझोगे और आज आपको बहुत मजा आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए अपवर्तन। मेरा पूरा फोकस आज की क्लास में कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। आज आप अपवर्तन को पूरे अच्छे तरह से फील कर लोगे, स्नेल का नियम समझ लोगे। फिर आप ये भी जान जाओगे कि जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है, जब एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसके साथ क्या होता है और क्यों होता है। तो कहने का मतलब है कि एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को कंसेप्चुअली समझाऊंगा। तो जो बच्चा लास्ट तक देखेगा वो लास्ट में एक ही बात बोलेगा कि सर टॉपिक मक्खन हो गया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपवर्तन देखो, आपने देखा होगा कि जब भी हम पेंसिल को ग्लास में डालते हैं पानी से भरे हुए तो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब किसी सिक्के को पानी में डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती हैं। अब क्या होता है अपवर्तन, समझते हैं। देखिए मान लो ये एक पृथककारी पृष्ठ है। हम इसको पृथककारी पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं? हम इसको पृथककारी पृष्ठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पृथककारी पृष्ठ के ऊपर एक अलग माध्यम है, माध्यम 1 इसको हम कह रहे हैं, और इस पृथककारी पृष्ठ के नीचे अलग माध्यम है जिसको आप माध्यम 2 के नाम से जानते हैं। समझिएगा, प्रकाश किरण के बारे में एक बात अच्छे से याद रखना सब बच्चे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश किरण की चाल बदल जाती है। मतलब प्रकाश किरण जिस चाल से माध्यम 1 में चल रही है उस चाल से माध्यम 2 में नहीं चलेगी, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी। ये प्रकाश की खासियत होती है कि प्रकाश का माध्यम बदलते ही प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो मान लेते हैं कि ऊपर माध्यम 1 है, नीचे माध्यम 2 है, ये प्रकाश किरण आ रही है तो आने वाली प्रकाश किरण को प्यारे बच्चों आपतित किरण के नाम से जानते हैं। एक एक चीज समझो आराम से। तो जो प्रकाश किरण आ रही है उसका नाम क्या है? आपतित किरण।
प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आ रही है उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। तो ये जो पॉइंट है बेटी, ये पॉइंट का नाम क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, जिस पॉइंट पे प्रकाश किरण आ रही है उस पॉइंट पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन का नाम होगा अभिलंब। ऐसे तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत है आपतन बिंदु पर, तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु पर अभिलंब। हाँ जी, तो हम कहां थे? जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आती है, तो बात को समझने की कोशिश करना। यहां प्रकाश की चाल कुछ और है, जैसे ही माध्यम बदलेगा प्रकाश की चाल बदल जाती है, और जब प्रकाश की चाल बदल जाती है तो प्रकाश जिस रास्ते से चल करके आ रहा है वो रास्ते से हट जाता है, अपने रास्ते को छोड़ देता है और एक नए रास्ते को अपना लेता है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, समझना। ये जो प्रकाश किरण आ रही है, अब ये बात तो तय है कि इसका माध्यम बदल चुका है इस पॉइंट के बाद में, इसकी चाल भी बदल चुकी है इस पॉइंट के बाद में। तो अब आपकी प्रकाश किरण अपने इस वास्तविक पथ को छोड़ देगी। अब या तो वो वास्तविक पथ से दूर ऐसे जाएगी इस तरफ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यूं, व्हाइट है तो व्हाइट ले लेते हैं, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। अगर प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो इसको बोलते हैं, ये इसका रास्ता होना चाहिए था, ये अभिलंब है, तो ये यूं चली गई, मतलब ये अभिलंब से दूर हट गई, दूर हट गई, दूर हट गई। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये ऐसे निकल जाए। अगर ये ऐसे जा रही है तो ये अभिलंब है, ये इसका वास्तविक रास्ता था, इस तरफ उठ गई, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई। तो या तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी, या फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यही कहलाता है अपवर्तन। मैंने मान लिया कि अभिलंब से दूर हट रही है। अभी आप सीखोगे इस चैप्टर, इस टॉपिक के एंड में, कि कब अभिलंब से दूर हटती है, कब अभिलंब की तरफ झुकती है। फिलहाल आपने जो सीखा उसको फटाफट समराइज करते हैं कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। पॉइंट नंबर 1, चाल के बदलने से वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश किरण का अपने वास्तविक पथ से हट जाना, विचलित हो जाना, अपवर्तन कहलाता है। दैट्स इट। तो ये सबसे पहले आपने सीखी कि अपवर्तन की परिभाषा क्या है। तो अपवर्तन की परिभाषा ये कहती है कि जब, वापस सुन लो एक बार फिर आगे बढ़ेंगे, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, हट जाती है अपने वास्तविक पथ से, और अपने वास्तविक पथ से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर आ रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु और पृथक्कारी पृष्ठ पर जो लंबवत है उसे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, और जो किरण जा रही है अब इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है। तो ये क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। आगे पढ़ते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है उसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसे हम अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। राइट। अब अपवर्तन के दो बहुत बड़े नियम हैं, जरा उन नियमों को समझ लेते हैं। अपवर्तन का सबसे पहला नियम है कि साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है
जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। बस यहां पर एक कंडीशन है, दिए हुए प्रकाश के वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए, माध्यम के युग्म के लिए, ये पॉइंट है। अब इसको अच्छे समझते हैं, ठीक है। देखो, हम लोगों को दो चीजें फिक्स करनी है, आराम समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। आज की क्लास बहुत सिंपल है, बट आप लोग पूरे फोकस के साथ सुनते चलना एक एक बात को। हम लोगों को दो चीजें फिक्स करनी है। पहली चीज, हमें ये जो प्रकाश हम भेज रहे हैं इसका कलर फिक्स करना है। कलर को बोलते हैं वर्ण। जैसे अगर आपने रेड कलर भेजा है तो रेड आएगा, ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन, ऐसे कलर फिक्स करना है। दूसरा, माध्यम जो हम ले रहे हैं उन माध्यम का जोड़ा हमें फिक्स करना है। जैसे मान लो आपने प्रकाश को लेके आ रहे हो वायु से और कांच के अंदर आप लेकर के आ रहे हो, और जो प्रकाश आप लेके आ रहे हो रेड कलर की लेजर लाइट है, तो आपने दो बातें फिक्स कर दी कि हवा और कांच माध्यम है और जो प्रकाश आ रहा है वो लाल रंग का है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये दो चीजें फिक्स करने के बाद आपने क्या किया, अलग अलग एंगल पर आप लेकर के आए। आपने एक टेबल बना ली आई और आर की, अलग अलग एंगल पर आप प्रकाश किरण को लेकर के आए, कभी 30 डिग्री पे, कभी 35 डिग्री पे, कभी 40 डिग्री पे, कभी 45 डिग्री पे, कभी 50 डिग्री पे, कभी 60 डिग्री पे, और उसके हिसाब से प्रैक्टिकली अलग अलग आर आपको मिल रहे हैं। तो आपने दो चीजें फिक्स कर ली। पहली चीज आपने फिक्स करी कि प्रकाश जो हम लेकर के आ रहे हैं वो एक फिक्स रंग का लेके आएंगे, फिक्स कलर का लेके आएंगे, और जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं वो भी फिक्स है। अब आप क्या चीज बदल रहे हो, अलग अलग एंगल पर लेकर के आ रहे हो, अलग अलग एंगल पे अलग अलग आर आ रहे हैं। अब एक मजेदार चीज है कि अब आप जब इनका पेयर उठाना शुरू करोगे ना और वैल्यू निकालोगे साइन आई अपॉन साइन आर की, तो इस और आई और इस आर के लिए भी वैल्यू मान लो 2 आ रही है, तो इस आई और इस आर के लिए भी वैल्यू 2 आएगी, इस आई और इस आर के लिए वैल्यू 2 आएगी। मतलब अलग अलग आई के लिए अलग अलग आर इस प्रकार से आएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट आएगा। यही जबरदस्त चीज जो है अपवर्तन का पहला नियम है। बच्चे को समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो वापस समझाता हूं, आप लोगों को दो बातें फिक्स करनी है। पहली चीज यह है कि जो प्रकाश आप लेकर के आ रहे हो उस प्रकाश का कलर आपको फिक्स करना है। पहली बात, जिन दो माध्यमों के युग्म के लिए आप अपनी चीज को देख रहे हो, अपने एक्सपेरिमेंट को देख रहे हो, वो आपको फिक्स कर लेना है कि माध्यम 1 मेरा ये होने वाला है, माध्यम 2 मेरा ये होने वाला है। उसके बाद आपको अलग अलग एंगल लेना है, अलग अलग एंगल लेना है आई का, उसके हिसाब से अलग अलग आर आएगा। फिर आई और आर की टेबल बनेगी। आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है। आप ये चेक करोगे कि हर बार साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और इस अपवर्तनांक के बारे में बहुत डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। ये बात का पता लगाया था स्नेल भाई साहब ने, तो इसको हम स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में स्नेल, हिंदी में स्नेल कहते हैं। स्नेल का नियम भी हम इसको कहते हैं। तो स्नेल का नियम को अगर कोई परिभाषा में लिखना चाहे तो वो उसको ऐसे लिखेगा कि दिए हुए प्रकाश, ध्यान सुनना मेरी बात, दिए हुए प्रकाश के वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए, वापस एक बार, दिए हुए प्रकाश के वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या समझते हो, साइन को अपन ज्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। अब आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपको कुछ भी घर पे जाकर के नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप हर एक चीज को क्लास में याद कर सकते हो। वापस एक बार देखते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार किसी दिए हुए प्रकाश के वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
दैट्स इट, ये स्नेल का नियम है। स्नेल का एक और नियम है जो बहुत ज्यादा सिंपल है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और तीसरा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होती है। ये दूसरा नियम है परावर्तन का, बहुत सिंपल नियम है, मुझे नहीं लगता ये नियम टफ है, इट्स वेरी 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 इजी, बहुत सिंपल है ये नियम बस इतनी सी बात बोलता है कि जो आपतित किरण आ रही है उसका तल क्या है, स्मार्ट बोर्ड। ये जो अभिलंब आपने बनाया है इसका तल क्या है, स्मार्ट बोर्ड। तो जो अपवर्तित किरण जाएगी उसका तल भी क्या होगा, स्मार्ट बोर्ड। अब तल क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, आराम से फील करना, जैसे मान लो ये प्रकाश किरण ऐसे है, तो ये प्रकाश किरण इस तल में है यूं। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो ये इस तल में है यूं। अगर ये प्रकाश किरण यूं जा रही होती है तो ये इस तल में है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण आ रही है तो आपतित किरण जिस तल में है अभिलंब भी उसी तल में होगा और अपवर्तित किरण भी उसी तल में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश आ तो इस तल में रहा है पर अपवर्तित होकर ऐसे चला जाए। तो अगर आपतित किरण ऐसे आए और अपवर्तित किरण यूं निकल जाए तो अपवर्तित किरण का तल होगा ये वाला और आपतित किरण का तल होगा ये, दोनों का तल अलग अलग हो गया। ये संभव नहीं है। तृतीय नियम या द्वितीय अपवर्तन का नियम यही कहता है कि हमेशा इस बात को याद रखें, हमेशा 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 इस बात को याद रखें कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। मजा आ गया? मजा आया कि नहीं आया बताओ सच्ची, मजा आ गया ना एकदम? आगे बढ़ जाएं, चलो डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ जहां पे आपने सीखा कि अपवर्तन क्या होता है, आपकी आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, स्नेल का नियम क्या चीज होती है, ये सब कुछ आपने अभी अभी में सीख लिया। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब हम डिस्कशन करेंगे अपवर्तनांक के ऊपर। अब आप हेडिंग लगाएं अपवर्तनांक। ये इतना ज्यादा सिंपल है ना कि बस आपको एक पैटर्न को पकड़ना है और कुछ नहीं करना। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है N12। आप पैटर्न को पकड़ना, ठीक है? मेरे से कोई बात मत करना, केवल पैटर्न को पकड़ना। N12 का मतलब है माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, ये N12 का मतलब है। ऐसे ही कहीं पे अगर N21 लिखा हो, अब आप मेरे साथ साथ अगर पैटर्न को पकड़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। कहीं पे अगर N21 लिखा हो तो इसका मतलब होगा माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। सही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हुआ हो N34 या चलो ऐसे लिखा हो N56, तो N56 का मतलब क्या हो सोचो। माध्यम 5 का अपवर्तनांक
माध्यम 6 के सापेक्ष। सही है, यही मतलब होगा। कहीं पे लिखा हुआ है मान लो N1 और कहीं पे लिखा है मान लो सिंपल N2। इसका क्या मतलब है? 1 के आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, अणामणा कुछ नहीं। 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, अणामणा कुछ नहीं। तो 1 के आगे कुछ भी नहीं लिखा, 1 के आगे कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं मतलब निर्वात होता है। जैसे अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, ना वहां पे ठोस है, ना वहां पे द्रव है, ना वहां पे गैस है, कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। तो यहाँ 1 के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब निर्वात की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, मजा आ गया। N2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा मतलब खाली है साहब। ये होगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, कुछ भी नहीं के सापेक्ष, कुछ भी नहीं मतलब निर्वात। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। आगे बढ़े, चलो अब आएगा मजा। N12 का मतलब होता है V2 अपॉन V1। ये क्या चीज है सर? जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा। V2 का मतलब है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, V1 का मतलब है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो N12 को कैसे परिभाषित किया हुआ है? N12 का मतलब है माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, और इसको परिभाषित ऐसे कर रखा है कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? N21 का क्या मतलब होगा? N21 का मतलब है V1 अपॉन V2। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल नीचे और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ऊपर, V1 अपॉन V2। N56 का क्या मतलब है? V6 अपॉन V5। माध्यम 6 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 5 में प्रकाश की चाल। ये इंटरेस्टिंग है। यहां N1 के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जो सबसे पहले लिखा है उसमें प्रकाश की चाल नीचे आएगी, और जो बाद में लिखा है उसमें प्रकाश की चाल ऊपर आएगी। बाद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब निर्वात, तो ऊपर क्या आएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। अरे भैया, जिसने पैटर्न को समझ लिया उसने सब कुछ कर लिया। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? C होती है, और सबको पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। N2 का मतलब है जो पहले लिखा है वहां प्रकाश की चाल नीचे आएगी, बाद में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मतलब निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर आएगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? N1 बराबर C अपॉन V1 और N2 बराबर C अपॉन V2। इज दैट ओके? यस और नो? बताइए। बताओ, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है? कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इशू है किसी बच्चे को? भाई N12 का मतलब है माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष बराबर V2 अपॉन V1। पैटर्न को पकड़ने का, मजे लेने का। नीचे लिखा है N21 का मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, जो कि होगा V1 अपॉन V2। N56 लिखा हुआ है, N56 का मतलब है माध्यम 5 का अपवर्तनांक माध्यम 6 के सापेक्ष, ये होगा V6 अपॉन V5। नॉर्मल N1 लिखा है मतलब 1 का अपवर्तनांक खाली के सापेक्ष, खाली बोले तो निर्वात। तो जो पहले लिखा है उसमें प्रकाश की चाल नीचे आएगी, जो बाद में लिखा है उसके ऊपर ऊपर आएगी। बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मतलब निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर आएगी। ऐसे ही N2 कैसे लिखा जाएगा? माध्यम 2 का अपवर्तन निर्वात के सापेक्ष, तो 2 नीचे आएगा और C ऊपर आएगा। दैट्स इट, हो गया, मजा आ गया, खत्म।
अब आपको एक और बात बताऊं खास, जब भी किसी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष देखोगे, जब भी किसी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष देखोगे तो उसको कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे उसको? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम निर्वात के सापेक्ष देखते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम निर्वात के सापेक्ष देखते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम निर्वात के सापेक्ष देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप निर्वात के सापेक्ष देखें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये स्लाइड समझ में आ गई, फटाफट से कॉपी करो, फिर हम लोग अगली चीज पे चलते हैं और अगली स्लाइड के अंदर हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, और अगर पैटर्न आ गया है तो टॉपिक ऑलमोस्ट डन है आपके लिए। बढ़े आगे, चलो। तो इन केस कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो N12, तो इसका मतलब क्या होगा? V2 अपॉन V1, राइट। और इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, राइट। और कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हुआ हो N21, तो N21 बराबर क्या होगा? V1 अपॉन V2, और इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, राइट। अब देखना बहुत मजा आने वाला है। N1 क्या है? माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या फिर आप बोल सकते हो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। और इसी प्रकार N2 क्या है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलो आगे बढ़े, समझना। अब N1 कैसे लिखा जाता है? C अपॉन V1, और N2 कैसे लिखते हैं? C अपॉन V2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, एक काम करो, N1 अपॉन N2 करके देखो, एक बार खुद से करके देखो। जब आप N1 अपॉन N2 करोगे तो C अपॉन V1 डिवाइड बाय C अपॉन V2, C अपॉन V1 डिवाइड बाय C अपॉन V2। तो जब आप N1 अपॉन N2 करोगे तो वो होगा C अपॉन V1 डिवाइड बाय C अपॉन V2। C से C कट जाएगा, V1 नीचे V2 ऊपर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? V2 अपॉन V1 C अपॉन V2। C से C कट जाएगा, V1 नीचे V2 ऊपर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? V2 अपॉन V1 की। और V2 अपॉन V1 क्या होता है? N12 होता है, तो ये किसके बराबर आ गया? N12 के बराबर। अब यहां से भी एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। N12 क्या है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष किसके बराबर आ रहा है? N1 अपॉन N2 के। N1 क्या है? 1 का निरपेक्ष, N2 क्या है? 2 का निरपेक्ष। चलो और खिलते हैं, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हो N2 अपॉन N1, तो उसको चेक करो। N2 अपॉन N1 क्या होगा? N2 होता है C अपॉन में V2, N1 होता है C अपॉन में V1, यह आ जाएगा V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 क्या होता है? N21। मतलब 2 का 1 के सापेक्ष बराबर है 2 का निरपेक्ष अपॉन 1 का निरपेक्ष। यहां से हमें वो पैटर्न मिलता है जिससे हम पूरे अपवर्तनांक को कनेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो दोनों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर हो सकता है, या फिर अगर N12 के में आप V के हिसाब से लिखते हो तो वो हो जाएगा V2 अपॉन V1। तो ये एक पैटर्न अपन को समझ में आया। दूसरा पैटर्न क्या है? जैसे मान लो 2 का 1 के सापेक्ष, तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, 2 का निर्वात के सापेक्ष अपॉन 1 का निर्वात के सापेक्ष, इसमें सेम सेम रहेगा। और वेग के रूप में लिखोगे, प्रकाश की चाल के रूप में लिखोगे, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा।
ऐसे है। मेरा समझ में आ रहा है? पैटर्न है ना, पैटर्न के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी में अगर आप एक और चीज करो कि जैसे N56 लिखा हुआ है कहीं पे, तो क्या बोलोगे आप? इसको पढ़ेंगे कैसे? माध्यम 5 का अपवर्तनांक 6 के सापेक्ष बराबर होगा 5 का निर्वात के सापेक्ष डिवाइड बाय 6 का निर्वात के सापेक्ष। N56 को किस प्रकार पढ़ा जाएगा? N56 को पढ़ा जाएगा माध्यम 5 का अपवर्तनांक 6 के सापेक्ष, इसको ऐसे बोलेंगे कि माध्यम 5 का निर्वात के सापेक्ष डिवाइड बाय माध्यम 6 का निर्वात के सापेक्ष। और अगर वेग के रूप में लिखना चाहे तो वो होगा, जो पहले लिखा है उसका वेग नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है उसका वेग ऊपर आएगा। डन? बस हमारे दिमाग में इस टॉपिक को करते वक्त इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें ये बात पता हो कि N12 का मतलब क्या है, N21 का मतलब क्या है, N1 का मतलब क्या है, N2 का मतलब क्या है। क्लियर? डन? तो ये 1 सेकंड स्लाइड थी जो आपको समझनी थी। अब हम आते हैं हमारी आज के डिस्कशन के लास्ट पार्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं मैं आपको वो सिखाता हूं, ध्यान समझना। मान लो आपकी प्रकाश किरण माध्यम 1 से आ रही है और माध्यम 2 में जा रही है, तो स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे? और मान लो आपकी प्रकाश किरण माध्यम 2 से आ रही हो और माध्यम 1 में जा रही हो, तो प्रकाश अपवर्तन के लिए हम स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे? ये आशीष सर के कैप्सूल हैं, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो ASKC में नोट कर लेना। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक आपको पता है, या तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष होगा या माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष होगा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वो माध्यम आएगा जहां प्रकाश की किरण जा रही है, बाद में वो माध्यम आएगा जहां से प्रकाश किरण आ रही है। अब आप बोलोगे सर जी इसका मतलब समझाओ, तो चलिए देखते हैं। प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे बनाओगे आप, ये आई होगा, ये आर होगा। यहां यूं आ रही है प्रकाश किरण, तो ये आई होगा और ये आर होगा। चलिए चेक करते हैं। अगर पहले वाले केस के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। पहले वो माध्यम लिखेंगे जहां प्रकाश किरण जा रही है। यहां प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है। फिर हम वो लिखेंगे जहां से प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश किरण कहां से आ रही है? पहले माध्यम से आ रही है। साइन आई अपॉन साइन आर हो गया N21। साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया? N21। डन? अब आते हैं अपन इधर जब अपन साइन आई अपॉन साइन आर लिखेंगे, सबसे पहले वो माध्यम लिखेंगे जहां प्रकाश किरण जा रही है। तो इस केस में प्रकाश किरण किसको जा रही है? 1 में जा रही है, तो यहां 1 आएगा। आ कहां से रही है? 2 से आ रही है, वो बाद में आएगा। तो यहां स्नेल का नियम ऐसे लगेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N12 होगा, और यहां स्नेल का नियम ऐसे लगेगा अपॉन साइन आर जो है वो N21 होगा। डन? तो ये स्नेल का नियम लगाना मैंने आपको सिखा दिया। आ गया समझ में? पक्का है? कोई दिक्कत किसी को? स्नेल का नियम लगाना आ गया सबको अच्छे से? जल्दी बताओ। पक्का? जहां प्रकाश किरण जा रही है पहले उसको लिखने का, जहां से आ रही है उसको बाद में लिखने का। हालांकि आपको पता है कि N21 को लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 या फिर V1 अपॉन V2। आपको पता है N12 को लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 या फिर V2 अपॉन V1, वो बात की बात है। बट